नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 9 बजे की खबर की। सबसे पहले हेडलाइंस के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों पर जाएगी। तो राज्यसभा में कांग्रेस की महिला सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम से बदसलूकी के मामले में सीएम भूपेश बघेल बारिश में भीगते हुए मौन धरना देने पहुंचे। धरना देने के बाद सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान नहीं सहेंगे। महिला सांसदों से बीजेपी माफी मांगे। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह का एक ऑडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की तुल पकड़ने के बाद बृहस्पत सिंह ने ऑडियो को फर्जी बताया है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन की रफ्तार जोर नहीं पकड़ पाई है। खासकर दूसरी डोज को लेकर आंकड़े बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कोरिया जिले में 7 हाथियों के दल ने फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचाया है। अंबिकापुर में भी लगातार हाथियों की दहशत बनी हुई है। तो 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की महिला सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर आरोप लगाए। इसके विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे 1 घंटे तक बारिश में भीगते हुए मौन धरने पर बैठे। उनके साथ मंत्रिमंडल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरा देश देखा कि महिलाओं का अपमान हुआ और जो कृत हुआ है उसके लिए न केवल यहाँ के सांसद बल्कि उनके नेता लोग को माफी मांगना चाहिए। संसद से शुरू हुई सियासी लड़ाई और धक्का मुक्की अब सड़क पर उतर आई है। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुई जिस खींचतान ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया, अब उसी शर्मनाक वाकये पर सड़क पर संग्राम की स्थिति है। जिस कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर बीजेपी ने संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 हफ्ते पहले की घटना को याद कर रो पड़ी। यहाँ आके लोकसभा के सांसदों ने, जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। मैं यहाँ के भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। एक दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर आरोप लगाने वाले छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने को कहा। तो दूसरे दिन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। महिला सांसदों से दुर्व्यवहार मामले में सीएम बघेल गांधी चौक पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन धरने पर बैठे। धरने में सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा भी शामिल हुई। करीब 1 घंटे तक मौन धरना देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों ने महिला सांसदों का अपमान किया है, इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार अपमानजनक बातें कही गई, पुतला दहन किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मायके है और वहां इस प्रकार से व्यवहार करना, इन लोगों को तो माफी मांगना चाहिए। देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में अगर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ ये व्यवहार होगा तो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए, इसका जितना विरोध किया जाए और ऐसे मार्शल को तो तत्काल ड्यूटी से हटा देना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल के मौन धरने पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि दुर्व्यवहार हुआ या नहीं, ये तो सदन के अंदर की बात है। इसका फैसला सांसद नहीं बल्कि संसद करेगी। ऐसे मामले में सीएम का इस तरह धरना देना असंवैधानिक है। अब ये दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है, सदन के अंदर की बात है। उसका निर्णय क्या भूपेश बघेल जी करेंगे? उसका निर्णय क्या सांसद करेंगी? उसका निर्णय तो संसद करेगी, राज्यसभा करेगी। और ऐसे मामलों में कम से कम मुख्यमंत्री जी एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं।
लोकसभा की घटना के मामले को लेकर इस प्रकार का धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए, मौन धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए उचित है? इस बात का विचार कर लेना चाहिए। इससे पहले बुधवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर उस घटना की भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर दोनों दलों ने एक दूसरे पर झूठ बोलने और शर्मसार करने के आरोप लगाए, लेकिन सड़क पर इस वार पलटवार के बीच सच्चाई यही है कि एक हफ्ते पहले देश का उच्च सदन शर्मसार हुआ था। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए उस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। इधर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर शुक्रवार को कांग्रेस सरकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दोपहर 12 बजे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के 20.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। गोधन न्याय योजना की राशि भी गोबर विक्रेताओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं 6 जिलों में जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके साथ ही राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टे का भी वितरण करेंगे। तो इन दोनों कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जुड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी PL पुनिया समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने जो चुनावी वादा किया था उस वादे को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 2:30 बजे शहीद भगत सिंह चौक पर नवनिर्मित सेट का लोकार्पण करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 3 बजे फाफाडी चौक स्थित अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल का लोकार्पण करेंगे। वहीं शाम 4 बजे भाटा गांव में बहुप्रतीक्षित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल परिसर से बस संचालन का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम यहीं से 6 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। राजीव जी की जयंती में अनेक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए हैं, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और साथ ही शहर में अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी आयोजित है। 6 जिलों में राजीव भवन बना है, उसका भी कांग्रेसियों को लोकार्पण किया जाएगा। सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के कर कमलों और छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रभारी आदरणीय PL पुनिया साहब की गरिमामय उपस्थिति में वर्चुअल उद्घाटन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता राम नाम जपना, पराया माल जपना, कल तक राम के नाम से राजनीति करते थे। आपके पास धर्मांतरण कोई मुद्दा था तो आप 15 साल आपने क्या? आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। गुरुवार को प्राइवेट जेट से सिंहदेव बिलासपुर पहुंचे। तय कार्यक्रम के तहत सिंहदेव को दिल्ली से सीधे अंबिकापुर जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से अंबिकापुर में विमान की लैंडिंग नहीं हो सकी। यहां से सड़क मार्ग से सिंहदेव अंबिकापुर के लिए रवाना हुए। बिलासा एयरपोर्ट पर सिंहदेव ने बताया कि दिल्ली किसी भी काम से जाऊं तो माहौल के अनुसार चर्चा होने लगती है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से मुलाकात करने गए थे, लेकिन राहुल के केरल दौरे पर होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। सिंहदेव ने कहा कि वे राखी के बाद राहुल गांधी से मुलाकात के लिए फिर से दिल्ली जाएंगे। आगे 2.5 साल के सवाल पर उन्होंने कहा कि सारा फैसला हाईकमान करता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के सर्वोच्च नेता है, ऐसे में प्रदेश की सारी गतिविधियों की उन्हें जानकारी रहती है। चरणदास महंत के फाइनल वाले बयान पर कहा कि सरकार के गठन के समय 4 लोगों को तलब किया गया था, उन्होंने उसी को सेमीफाइनल की संज्ञा दे दी। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के नए विवाद पर उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच करा लेना चाहिए ताकि अधिकारी सही है या विधायक पता चल सके। लोगों ने पुनिया जी से निवेदन किया था कि समय के लिए अगर आप निवेदन कर देंगे तो जब समय मिलेगा तो डेट्स वैसे ही संभावित आते गए, 13 तारीख के, 14 तारीख के, 16 तारीख के, तो उसी हिसाब से हम लोग रुके थे। 16 को राहुल जी को केरल जाने का हो गया कार्यक्रम, तो मिलने की संभावना नहीं थी। तो जब कहा गया था कि मिलने की संभावना है
तो उस हिसाब से दिल्ली में रुके थे। उसकी जांच होनी चाहिए। एक उन्होंने बोला कि नहीं बोला, इसकी फॉरेंसिक जांच करा लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्री को डीएमएफ की शासी परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया कि जिले के कलेक्टर ही डीएमएफ के अध्यक्ष होंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का अनुरोध ठुकराते हुए जल्द आदेश पर अमल की भी बात कही है। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि डीएमएफ में नियुक्ति का अधिकार राज्य को है। डीएमएफ पर केंद्र की दो टूक। सीएम बघेल को चिट्ठी, कलेक्टर ही होंगे अध्यक्ष। नई गाइडलाइन पर सियासी खींचतान। डीएमएफ फंड के अध्यक्ष को लेकर केंद्र ने छत्तीसगढ़ का अनुरोध ठुकरा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह पर केंद्र सरकार ने दो टूक कह दिया है कि जिला खनिज न्यास संस्थान में जिलों के प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। कलेक्टर ही इसके मुखिया रहेंगे, जबकि सांसद सदस्य रहेंगे। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिखकर पुरानी व्यवस्था लागू करने को कहा है। माना जा रहा है कि केंद्र के इस कदम के बाद छत्तीसगढ़ में डीएमएफ के मामले में प्रभारी मंत्री और विधायक बाहर हो जाएंगे। दरअसल सत्ता में आने के बाद बघेल सरकार ने पहले के फैसले को बदलते हुए प्रभारी मंत्रियों को डीएमएफ समिति का अध्यक्ष और विधायकों को समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया था। वहीं कलेक्टर समिति के सचिव बनाए गए थे। इस फैसले का बीजेपी नेताओं ने खूब विरोध किया। मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा। फिर कुछ महीनों बाद केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया, जिसमें जानकारी दी गई कि डीएमएफ के अध्यक्ष कलेक्टर ही होंगे। केंद्रीय मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस सरकार पत्र का रिव्यू कर नए विकल्प तलाशने की बात कर रही है। सरकार की ओर से कानून मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि डीएमएफ में नियुक्ति का अधिकार राज्यों को है। कि अधिकार हमको है और बनाने के मामले में राज्य सरकार ने इसी संदर्भ में पत्र भेजा है। अब वो किस हिसाब से वो पत्र का जवाब दिए हैं उसको परीक्षण करेंगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। दरअसल रमन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस ने ही सवाल उठाया था कि कलेक्टर डीएमएफ की राशि का बंदरबाट कर रहे हैं। जिस खनन क्षेत्रों में विकास किया जाना चाहिए उन क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है। इसी दौरान डीएमएफ की राशि से शहरों में विकास कार्य कराए जाने की बात भी कांग्रेस ने कही थी। केंद्र के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर अड़ंगा डालने की बात कर रही है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस सरकार में डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार हुआ। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कलेक्टर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और बस्तर का पैसा रायपुर और अन्य जगह में खर्च होता था। तो आज वही स्थिति फिर से केंद्र सरकार लाना चाहती है। डीएमएफ के फंड में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, अगर उसकी जांच हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अपने स्वयं के और अपने कार्यकर्ताओं के स्वार्थ के लिए डीएमएफ के का उपयोग लगातार कर रही थी। उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा था और इसलिए केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को डीएमएफ में 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि प्राप्त होती है। केंद्र की नई गाइडलाइन के बाद प्रभारी मंत्री डीएमएफ की समिति के अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे। वहीं विधायकों को भी समिति में जगह मिल पाएगी, इस पर संदेह की स्थिति है। बहरहाल राज्य सरकार ये जरूर कह रही है कि केंद्र से आए पत्र का परीक्षण कर कोई विकल्प ढूंढेंगे। अब देखना होगा कि ये विकल्प क्या होगा। कुल मिलाकर डीएमएफ फंड के अध्यक्ष को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव का सिलसिला थम जाएगा, फिलहाल लगता नहीं है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। इधर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने पट्टा वितरण, वन नेशन वन कार्ड सिस्टम तत्काल लागू करने, कुशल श्रमिकों को 6000 और अकुशल श्रमिकों को 4000 रुपए का कोरोना अनुदान देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना दिया है। रायपुर के राजीव चौक, गांधी चौक पर आयोजित धरने पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से शामिल हुए। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक संजू नारायण सिंह ने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव के पहले झुग्गी झोपड़ी वासियों से पट्टा वितरण, वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करने, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का वादा किया था। इसको लेकर आज राजधानी में धरना दिया गया। आने वाले दिनों में इन सभी मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा।
पट्टा आज तक नहीं मिला। हमारी मांग, पहली मांग यही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री आवास, जिनके प्रधानमंत्री जी की एक सोच, एक सपना था कि सबको पक्का मकान मिले, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने नहीं चाहा। आज तक किसी भी को प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको राशि नहीं मिली है। हमारी मांग यही है कि राज्य सरकार तत्काल राशि प्रदान करे। चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे जिला मुख्यालयों में आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा। रायपुर के करेंगे एक बड़ी खबर मिल रही है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ चालान पेश किया गया। पुलिस ने 400 पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया है। न्यायाधीश ओम प्रकाश साहू की कोर्ट में यह चालान आज पेश किया गया है। चालान में सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप, निलंबित एडीजी जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज है। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, 400 पन्नों का चालान आज कोर्ट में पेश किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरीके से राजद्रोह के मामले में जो निलंबित एडीजी जीपी सिंह हैं, उनके खिलाफ जो है आज चालान पेश किया गया है, उसमें प्रथम श्रेणी न्यायाधीश जो ओम प्रकाश साहू जो है कोर्ट जो है रायपुर न्यायालय में, उसमें पेश किया गया। करीब 400 पन्नों का ये चालान है और इसमें धारा 299 के तहत ये चालान पेश किया गया है। उसमें धारा 299 के में बताया गया है कि जो फरारी के दौरान जो चालान पेश किया जाता है, अब जो है कोर्ट इसकी स्टडी करने के बाद इसमें एक उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। उसके बाद जो है पुलिस की कई टीमें, जो अभी तक की जानकारी मिल पाई है पुलिस के पुख्ता सूत्रों के हवाले से, कि उसमें अब बहुत जल्द जो है पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि सोमवार तक इसका जो है वारंट, जो गिरफ्तारी वारंट है, वो जारी हो जाएगा कोर्ट से। और उसके बाद जो पुलिस की कई जो टीमें हैं, जो उनके संभावित सभी ठिकाने हैं, वहां पे भेजी जाएंगी। उसके अलावा जो है उनसे, क्योंकि उसमें जिस तरीके से राजद्रोह का मामला जो रायपुर कोतवाली में दर्ज है, क्योंकि पिछले दिनों जो ईओडब्ल्यू का रेड कार्रवाई हुई थी, उसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उसमें मिले थे और उसमें कुछ षड्यंत्र की बातें थी, कुछ आपत्तिजनक बातें थी, उसमें जिक्र था। तो उसी बात को लेके ईओडब्ल्यू के प्रतिवेदन पर रायपुर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। और मामला दर्ज होने के बाद उनको पूछताछ के लिए 2 नोटिस जारी हुए थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। तो उसके बाद जो है कोतवाली पुलिस की टीम ने 2 जगह पे उनके, जो गृह जिला है उड़ीसा के बड़बिल में, उसके अलावा दिल्ली में जो मेडिकल रिपोर्ट जो उन्होंने अपने नोटिस के जवाब में लगाई थी, वहां पे भी, उस लैब में भी छापामार कार्रवाई की गई थी और पूछताछ के लिए टीम भेजी थी, लेकिन वो वहां नहीं मिले थे। उसके बाद ये जो है आज 400 पन्नों का जो एक चालान है धारा 299 में, इसको रायपुर पुलिस ने इसमें पेश किया है जीपी सिंह के खिलाफ। उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है। उसमें जिस तरीके से जो बात अभी तक सामने आ रही है कि जिसमें सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप इन पे लगा है, तो उसी बात को, कई चीजों का महत्वपूर्ण उसमें जिक्र है, उसको उसी चालान को आज पेश किया है और जल्द पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट कोर्ट जारी करेगा। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर रायपुर के सिलतरा स्थित एसकेएस इंडस्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुछ मजदूरों ने आज पुलिस के वाहन में आग लगा दी है। जानकारी के मुताबिक एसकेएस इंडस्ट्री के कुछ मजदूर और प्रबंधन के बीच उनकी मांगों को लेकर 2 दिन से बातचीत जारी थी। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद था। बातचीत के दौरान मजदूरों और प्रबंधन के बीच कुछ विवाद की स्थिति बन गई। आक्रोशित मजदूरों ने पुलिस के वाहन में भी आग लगा दी, साथ ही पुलिस पर पथराव भी कर दिया। इसमें 3 पुलिस जवान घायल हो गए हैं। घटना के बाद फैक्ट्री के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। करीब 2 घंटे बाद मामला शांत होने पर पुलिस बल यहां से हटाया गया। पुलिस ने इस घटना के बाद कुछ मजदूरों को हिरासत में लिया है। इसमें 10 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और पत्थरबाजी के दौरान 3 लोगों को सिंपल चोट आई है और उनका मुलायजा किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। ये कंपनी एम्प्लॉय का सर हड़ताल है, इसमें ठेकेदार का कोई 1% मांग नहीं है। इसमें आप लोग हड़ताल में शामिल? हम लोग नहीं थे सर हड़ताल में। सर कौन था? मतलब यहाँ के कर्मचारी लोग थे सब, जो एम्प्लॉय हैं यहाँ के इसके। तो कल से हड़ताल हो रहा है, आज दूसरा दिन है। रायपुर के एसकेएस इस्पात में मजदूरों की कुछ मांगों को लेकर हड़ताल स्थिति जैसी चल रही थी। इस बीच पुलिस प्रशासन से, फैक्ट्री प्रबंधन से और मजदूरों की बातचीत चल रही थी। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस की क्यूआरटी वाहन है उसको आग लगा दी गई। और इस वक्त आप देखेंगे कि मौके पर भारी पुलिस बल यहां पे तैनात कर दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद यहां पर काफी अफरा तफरी मच गई और जो मजदूर यहां पे हड़ताल पर थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो भाग गए यहाँ से। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को अभी फिलहाल पकड़ के रखा हुआ है। सर क्या घटना घटी, क्या जानकारी थोड़ा बताएंगे कुछ?
थाना धरसीवा के सिलतरा क्षेत्र में SKS प्लांट है, वहां पर प्रबंधन के साथ इनकी कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ मांगे थी इनकी। उसी बात को लेकर आपसी बातचीत चल रही थी, कल भी बातचीत हुई थी और कुछ इश्यूज को लेकर इनके बीच कुछ मांगों को लेकर इनके भी तनातनी था, बातचीत चल रही थी। उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व लोग आए और उनके द्वारा चूंकि बस बाहर खड़ी थी उसमें आग लगा दिया है और कुछ लगभग 10% करीब आग जली है गाड़ी में। इसमें 10 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और अभी हालत काबू में है और इसमें FIR दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। देखिए, साफ एडिशनल एसपी ग्रामीण थे जो बता रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पे जो जानकारी मिली कि उसके मुताबिक यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जैसी सिचुएशन आ गई थी, मजदूरों के और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच बातचीत जारी थी, उस दौरान ये घटना घटी है। फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी और मौका वारदात पर हैवी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया और सिचुएशन जो है फिलहाल कंट्रोल में है। यहाँ कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और अब बात गरियाबंद की, जहां जिले के बमनी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 9 साल की बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। करीब 150 जवानों की खोजबीन के बाद जंगल में बच्ची के शरीर के अंग के कुछ टुकड़े मिले हैं। यहां तेंदुए के आने के निशान भी मिले हैं। ये बच्ची 17 अगस्त की शाम लापता हुई थी। पिता ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस समेत अधिकारी भी हरकत में आए। बच्ची की तलाश में 100 से ज्यादा जवानों को जंगल में उतारा गया। काफी खोजबीन के बाद एक पेड़ के नीचे बच्ची के कपड़े और शरीर के कुछ अंग मिले। इस घटना से गांव में मातम छा गया है। तेंदुए को लेकर लोग खौफ में हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।